नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज रविवार को मिड डे मुद्दा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने और भाऊ ने आज मिड डे मुद्दा करने का जो फैसला किया। वजह, ओलंपिक खत्म हो गया है। ओलंपिक खत्म होते होते भारत के हाथों में एक भी स्वर्ण पदक नहीं है। स्वर्ण पदक की जो दावेदार थी, सबसे मजबूत दावेदार विनेश फोगाट, संन्यास का ऐलान कर चुकी है विनेश। और स्वर्ण पदक पर या स्वर्ण पदक पर तो फैसला होना ही है, सिल्वर पर जो फैसला होना है वो भी आर्बिट्रेशन में टलता जा रहा है। 3 दिन बाद उम्मीद है कि फैसला आएगा। खैर, उस फैसले से अब किसी को कोई सरोकार नहीं है, मेडल न मिले या मिले, विनेश इस देश के लिए विजेता हो चुकी है। चर्चा आज इस पर होनी है कि मोदी जी को क्या ये पता है कि मेडल क्यों नहीं आ रहा है। जी हाँ, दरअसल मोदी जी को सब कुछ पता है कि मेडल क्यों नहीं आता है भारत में। 143 करोड़ के देश में मेडल क्यों नहीं आते हैं, गोल्ड मेडल क्यों नहीं आता है, मेडल का जखीरा क्यों नहीं आता है, हम रैंकिंग में टॉप 10 में टॉप 15 में नहीं क्यों रहते हैं, ये सब कुछ मोदी जी को पता है। खिलाड़ियों के साथ खेल कौन कर रहा है, ये भी मोदी जी को पता है। लेकिन मोदी जी 10 साल से कर क्या रहे हैं? आप कहेंगे मोदी जी को कैसे पता? तो आज हम मोदी जी की जुबानी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले कंट्रोल रूम भाऊ को जोड़िए। भाऊ, मोदी जी, अब ओलंपिक खत्म हो गए, हमारे सब खिलाड़ी अब वापस आ जाएंगे अपने देश में। खिलाड़ियों पर मैं कोई तोहमत नहीं लगाना चाहता, हमारे कोई खिलाड़ी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं उन पर भी हमें गर्व है, वो पोडियम तक पहुंचे ना पहुंचे। लेकिन खिलाड़ी जीत क्यों नहीं पाते हैं? क्यों चीन 70 की दशक से इमर्ज करता है और 2020 तक, 2024 तक, यानी मतलब 21वीं सदी में आते आते वो टॉप पे पहुंच जाता है, अमेरिका को टक्कर देता है और कई बार अमेरिका को पीछे भी छोड़ देता है मिडल टैली में। लेकिन भारत वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्या मोदी जी को जानकारी नहीं है? लेकिन हमने पड़ताल की, बहुत खोजा, एक वीडियो हाथ लगा और उस वीडियो से पता चला कि मोदी जी को सब पता है क्यों मेडल नहीं आ रहा है। जरा आपको सुना देते हैं और फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। जरा कंट्रोल रूम मोदी जी की बात आप सुना दीजिए, राज की बात खोल दीजिए अब देश के साथ। का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है। इतना बड़ा देश, गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश, मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है, स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पटक के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। मित्रों, राष्ट्र ऐसे नहीं चलते हैं। मित्रों, राष्ट्र ऐसे नहीं चलता है। 2-4 को मिल गया तो सीना तान के घूमते रहना। सोच चाहिए मित्रों, सोच। भाऊ, वो सोच ही नहीं मिल पा रही है। सोच, ये तबका है, ये बयान जब 120 करोड़ इस देश की आबादी हुआ करती थी और तब बड़ा अफसोस था कि 2-4 मेडल आ जाते हैं तो सीना तान के इधर उधर हम घूमते रहते हैं। अब 2-4 मेडल आ जाते हैं तो 10-12 कैमरामैन आते हैं। चेंज आया है, मोदी जी ने चेंज लाया। अब 2-4 मेडल आते हैं तो 10-12 कैमरामैन आते हैं। उसके बाद फोन मिलाया जाता है, उसके बाद क्लोजअप लिया जाता है मोदी जी के होठों का। मनु भाकर को फोन कर देंगे, अमन को फोन कर देंगे तो उनके होठ का क्लोजअप, आंखों का क्लोजअप, आंखों में स्वर्ण पदक चमकेगा कभी। ये आया है परिवर्तन। शिक्षा से नहीं जोड़ा गया, आर्मी के रिक्रूटमेंट से जोड़ देते तो 5, 7, 10 तो ऐसे ही आ जाते दाएं बाएं से। इस महान विभूति को जब जब मैं सुनता हूं तब तब शर्मिंदगी ही महसूस होती है।
आपने सुन लिया, ओलंपिक भी देख लिया। जरा बताइए, ये सारा कुछ दिव्य ज्ञान होते होते इनको सब कुछ दिव्य ज्ञान है अविनाशी व्यक्ति को, लेकिन करना कुछ नहीं है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च कब तक? अब तो ओलंपिक देखिए खत्म, अब फाइनल विश्लेषण होगा। देखिए आशीष, संयोग की बात है। आज मेरे पीछे आपको सब हरा हरा दिख रहा होगा। हाँ। मैं ये नोवा ऑर्गेनिक फार्म्स पे हूँ, और वो इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कोई फार्म हाउस खरीदना है। मेरे बहुत अच्छे मित्र है, जिगरी दोस्त है चेतन शर्मा। उनका एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट यही इसी प्रीमाइसेस में है। मैं वो देखने के लिए आया हूँ। ये टेक्निकली फरीदाबाद में है, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पे है यूपी और फरीदाबाद के। और ये संयोग ही है कि आज हम स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में जो स्पोर्ट्स की हालत है वो क्यों खराब है? क्योंकि जो कुछ भी 6 मेडल मिले, इसमें इस देश की जनता की पसीने की कमाई है। इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां मैं बैठा हूं, ये लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ जबानी हवा खर्च है। नरेंद्र मोदी जी की बात कैसी है, मैं इसको और सीधी सोपे सब्जेक्ट में बताता हूं। सचिन तेंदुलकर आउट हो गए 99 पे, और हमारे गांव में पान की दुकान पे एक छिछोरा आके पान खाते खाते कहता है कि सचिन मूर्ख है, ये बैट ऐसा कर देता तो छक्का जाता, और मूर्ख आदमी आउट हो गया। उसे ये पता नहीं है कि जब सचिन के जगह पे वो खड़ा होगा और 180 के स्पीड से जब बॉल आएगा, तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है सोचने के लिए कि करना क्या है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी की बात है। ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, वो भी एक षड्यंत्र के तहत। मैं आज ये कह सकता हूं, एक बाई इलेक्शन केशु भाई पटेल हार गए, एक बाई इलेक्शन विधानसभा का, और इतना बड़ा हंगामा हो गया कि बस बीजेपी सब कुछ नष्ट हो गया गुजरात में, नया मुख्यमंत्री चाहिए। ये हवा तैयार करने वाले भी मोदी जी ही थे। फिर वापस जाके मोदी जी ने संभाला। तो मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री होने की वजह से जो महान एक्सपीरियंस मिला स्पोर्ट्स का, तब उन्हें लगा कि जो यूपीए की सरकार है मनमोहन सिंह की, ये इतनी नाकारा है कि 125 करोड़ लोगों में वो मेडल नहीं ला सकते। ये शर्मनाक मुझे भी लगता है आशीष, मोदी जी को ही नहीं, ये मुझे भी लगता है शर्मनाक है। लेकिन इसके लिए मैं इस देश की इच्छा शक्ति पे नहीं नकारता। इस देश में जिन 6 लोगों ने मेडल लाए, यदि उनका इतिहास आप जाओगे, उनके इतिहास में आप जाओगे, उनके घर में जाओगे, उनके घर तक, उनके पेरेंट्स तक जाओगे, तो आंखों में पानी आता है कि किस गरीब और मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास से लोग उठ के आज मेडल लाने पहुंचते हैं। एक आध दूसरा ही होगा जो करोड़पति घर का होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स आज भी, स्पोर्ट्स के अंदर का जो जीन्स है वो आज भी उस ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन सुविधाएं कहां है? कोई नहीं। मोदी जी की पीड़ा मेरी भी पीड़ा है, लेकिन मैं वर्तमान सरकार को गाली नहीं देता, क्योंकि वो भी सरकार आई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी सरकार आई तो कोई नहीं फर्क पड़ा। वो कहते हैं ना, बस बॉटल बदली, दारू वही है, सिर्फ नाम बदला, सरकार तो वही है। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? क्या मोदी जी ने जो सोच इस भाषण में व्यक्त किया उसको लागू किया? मोदी जी ने तो जिस आर्मी जवानों की बात कर दी, वहां पे भी कबाड़ा करके रख दिया। वहां भी अग्निवीर लाके उनको भी मुसीबत में डाल दिया। अब वो 6 महीने के ट्रेनिंग और 4 साल के गारंटी पे वो क्या युद्ध की तैयारी करेगा, क्या सीमा की सुरक्षा कर पाएगा, क्या तो अपने आप को सैनिक बनाएगा, और क्या स्पोर्ट्स की तैयारी करेगा। मोदी जी को मैं एक सवाल पूछता हूं, गुजरात ने कितने मेडल दिए अभी तक? क्योंकि एक आंकड़ा है मेरे पास। गुजरात ने इस देश में क्या दिया, गुजरात ने इस देश में स्पोर्ट्स में क्या दिया, ये भगवान जानता है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन खेलो इंडिया, खेलो का जो बजट है, खेलो इंडिया का जो फंडिंग है, वो 3074 करोड़ में से 606 करोड़ अकेले गुजरात को मिले। और सबसे ज्यादा इस देश को मेडल ला के देने वाले लोग जो पंजाब और हरियाणा से आते हैं, तो हरियाणा को 99 करोड़ रुपए, 99 करोड़ रुपए, और पंजाब में 106 करोड़ रुपए दिए गए। और ये 606 करोड़ रुपए जाते कहां हैं खेलो इंडिया में? ये जाते हैं नए स्टेडियम बनाने में,
या फिर सरदार पटेल के स्टेडियम को मोदी स्टेडियम बनाने में ये पैसा जाता है जय शाह को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में स्थापित करने में। 606 करोड़ में देश को गुजरात ने दिया क्या? एक मोदी का स्टेडियम दिया और एक जय शाह दिया, वो भी क्रिकेट के लिए, जो ओलंपिक में कहीं जगह नहीं। मैं भाऊ जो आपने बोला, मैं कुछ और फैक्ट्स रख देता हूं ताकि एकदम आईने की तरफ साफ रहे। और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हालांकि वो सरदार पटेल स्टेडियम हुआ करता था मोटेरा, उसको बदल दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वो भी स्टेडियम बदलने में जो पैसा लगा है वो खेलो इंडिया खेलों से अलग का है पैसा। ये तो ग्रामीण प्रतिस्पर्धाओं के लिए फंड जाता है। अब मैं और तथ्य रखता हूं। कुल 117 खिलाड़ी गए थे पेरिस। कुल 117 का कंटिजेंट था। इस 117 में 2 गुजरात से थे, 24 हरियाणा से थे और 19 पंजाब से। 24 हरियाणा, 19 पंजाब, यानी 43 हरियाणा पंजाब और 2 गुजरात से। आपने जो बताया उस आंकड़े को फिर दर्शकों के लिए रिपीट कर दूं, 3074 करोड़ रुपए खेलो इंडिया खेलों का फंड था। गुजरात को 606 करोड़ मिला, यानी 20% करीब। हरियाणा को 96.9 करोड़, यानी 3% करीब। और पंजाब को 106.2 करोड़, यानी 3.3%। अब मेडल लाने वालों का नाम भी सुन लीजिए। अमन सहरावत हरियाणा से, वो बच्चा 11 साल की उम्र में, जिसके माँ बाप दोनों नहीं रहे दुनिया में और 2-2.5 एकड़ खेत था, ये बच्चा वहां से ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया। मनु भाकर, अमन सहरावत हरियाणा झज्जर से, मनु भाकर हरियाणा से, जो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई। सरबजोत सिंह, जो मनु भाकर के साथ टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में जीता, वो से। नीरज चोपड़ा, जो सिल्वर मेडल जीता जेवलिन थ्रो में, वो भी हरियाणा से। स्वप्निल कुसाले, जो महाराष्ट्र से है, स्वप्निल कुसाले ने भी शूटिंग में पदक जीता। और स्वप्निल टीसी, अब तो प्रमोशन हुआ है, जो पॉलिसीज है पुरानी पॉलिसी, उसमें कुछ नया नहीं है। रेलवे में टीसी जो है, टिकट कलेक्टर, ये स्वप्निल उसकी नौकरी पर था। माँ सरपंच और पिता टीचर। स्वप्निल के पिता अध्यापक है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी फैमिली हो, गांव का, महाराष्ट्र के गांव का बच्चा है। हॉकी ने ब्रॉन्ज जीता। हॉकी में 16 खिलाड़ी जो थे, उसमें 11 हरियाणा और पंजाब से। 16 में 11 प्लेयर हरियाणा और पंजाब से थे। अमित रोहिदास, जिसकी मैं चर्चा करता हूं कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंडर, वो उड़ीसा से है। श्रीजेश केरल से। पी श्रीजेश, जिसने संन्यास लिया, दुनिया के सबसे लीजेंड गोलकीपर्स में से गिनती है, हमेशा के लिए इतिहास में नाम दर्ज हो गया पी श्रीजेश का। तो ये खिलाड़ी हैं। कहीं कोई गुजरात नहीं, कहीं कुछ नहीं, सारे प्रदेश साफ हैं, सब साफ हैं। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। गुजरात ने सिर्फ 2 खिलाड़ी दिए हैं इस देश को। एक का नाम अमित शाह है और एक का नाम नरेंद्र मोदी है। वो राजनीति का गंदा खेल करके अपनी रोटी सेकते हैं जब विपक्ष में रहते हैं। तो आज मोदी जी जो बोल रहे थे उसको अमन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किसने रोका था उनको? 2024 में तो बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास इंडिया की सरकार है, मेरे पास बहुमत नहीं। लेकिन 2019 में 280 पार, 2014 में, 2019 में 300 पार। किसने रोका था? क्यों नहीं तब ओलंपिक में मेडल बढ़े? जो आपने कहा आर्मी का, तो उसने क्यों नहीं किया आपने? सिर्फ ये लोग बोलते हैं, ये हवाबाज है, ये पोपट पंछी है, ये सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। क्योंकि इनको मालूम है ये जो बोलते हैं वो कर नहीं सकते। जो चीज हो नहीं सकती उसी को ये बोलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं। ये 24 घंटे चुनाव के फॉर्मेट में रहते हैं और 24 घंटे जुमले ही देते हैं। 24 घंटे जुमले। किसानों की आय दुगनी हो गई, जुमला। इस देश में रोजगारी खत्म हो गई, बेरोजगारी, जुमला। महंगाई 100 दिन में कंट्रोल करूंगा, जुमला। उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने चाहिए, जुमला।
हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, जुमला। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाएगा, जुमला। हर घर में नल से पानी मिलेगा, जुमला। सिवाय जुमले के और लॉलीपॉप के और सपने दिखाने से कोई नहीं है। मैं इनको हमेशा राजनीति का मनमोहन सिंह कहता हूं, सॉरी मनमोहन देसाई कहता हूं, सॉरी माफ कीजिए। मनमोहन सिंह तो इनके कई गुना आगे ऊपर है। मनमोहन देसाई ऐसे एक फिल्मकार थे, उनकी फिल्म देखने जाओ तो दिमाग घर पे रख के जाना पड़ता था। कौन भाई कब बिछड़ जाए, कब मिल जाए, सब 3 घंटे तक बिल्कुल ऐसा सपने के दुनिया में ले जाते थे जो वास्तविकता से कोसों दूर। लेकिन आनंद आता है आदमी को। एक हीरो जो अमिताभ बच्चन है 25 लोगों को ठकाठक मारता है, आनंद आता है। वास्तविकता में ऐसे जीवन में नहीं होता। वो 3 घंटे सपने में लेके जाता था, आपसे 25 रुपए लेते थे सिनेमा के टिकट के। अब तो 200 रुपए टिकट हो गए, पहले तो 25 रुपए में टिकट आता था बालकनी का। और 25 रुपए में 3 घंटे में आपको वो फैंटेसी लैंड की पूरी एक घुमा के सफारी करके वापस लाते थे, या आप हंसते हुए घर जाओ। ये आदमी 5 साल में एक बार जब आता है आपके सामने, फिर से एक बार मनमोहन देसाई जैसे सपने दिखाता है और 5 साल के लिए आपको घुमाते रहता है। 5 साल में जब आप घर आते हो तो आपको वही पाते हैं, बेरोजगारी का दर वही है, महंगाई वही है, किसानों की आत्महत्या वही है, सीमाएं की स्थिति वही है, अपने पड़ोसी वही अपने को आंखें दिखा रहे हैं, विश्व स्तर पे हमारी वैसे ही किरकिरी हो रही है, हमारे पे कर्जे वैसे ही बढ़ रहे हैं, हमें कोई सुकून नहीं है। फिर नया लॉलीपॉप 5 साल के लिए पकड़ा देते हैं। बीच में बताते हैं कि राम मंदिर बन गया, बीच में बताते थे कि काशी कॉरिडोर बन गया, महाकाल लोक बन गया। भगवान का नाम लेते हैं, इधर उधर 2-4 हिंदू मुसलमान करते हैं और फिर सत्ता में बैठने के लिए आ जाते हैं। इन्हें खिलाड़ियों से और ओलंपिक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस समय ओलंपिक हुए, ओलंपिक के नतीजे आए सामने। भारत ने वैसे ही अपने जनसंख्या के अनुपात में शर्मनाक प्रदर्शन, ये भी जनसंख्या के अनुपात में शर्मनाक प्रदर्शन है। देश का प्रदर्शन शर्मनाक मैं कह रहा हूं, मेरे खिलाड़ियों का नहीं। उन्होंने तो अपने बलबूते पे अपनी जी जान लगा के काम किया, गन्ना फेंक फेंक के जावलिन का प्रैक्टिस किया, जावलिन की स्टिक भी नहीं थी। और आज हम ताली मारते हैं, आज हम करोड़ों रुपए देते हैं। जब उसको जरूरत थी तो उसको 1 रुपया कोई नहीं देता था। जो सरकार का दायित्व था वो सरकार ने पूरा नहीं किया। उसको अपनी प्रतिभा अपने बलबूते पे निखार के बताना पड़ा कि मैं हूं। तब सरकार ने कहा कि अच्छा आप हो तो फिर जाइए, देश के लिए कुछ करके आइए। उसमें जो खर्चे होते हैं वो उनके नाम पे लगाए जाते हैं कि इस पे 7 करोड़ खर्चा किया, इस पे 8 करोड़ खर्चा किया, इस पे 70 लाख खर्चा किया। उसमें उनके कोच भी आ गए। शर्मनाक बात दूसरी और है आशीष, मैं क्या बताऊं, पूरा देश में सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, कारपोरेट सेक्टर भी शर्मनाक है। हमारे यहाँ अभी रिलायंस की तो बात आपने उस दिन कही कि नीता अंबानी वहां बन गई है, रिलायंस को पेमेंट कर, सब बता दिया आपने। अभी एक वीडियो आपने कल ही मुझे इसका जिक्र किया और फिर मैंने वो वीडियो देखा कि इंडियन एयरलाइंस में हॉकी के प्लेयर बैठे वापस आने के लिए पेरिस से, तो पायलट ने अनाउंस किया कि आज विजेता हमारी हॉकी की टीम हमारे साथ है, तालियों से स्वागत करें। और एयर इंडिया में बैठे हुए तमाम भारतीयों ने उनका स्वागत किया तालियों से। और ये वीडियो लगातार बाहर वायरल किया जा रहा है सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि टाटा की एयरलाइन एयर इंडिया प्लेयर्स के प्रति कितनी संदिग्ध है। लेकिन इस टाटा की एयरलाइन को इतनी शर्म नहीं आई, अरे ये मेडल लेने वाले मेरे टीम थी, इन्हें आप बिजनेस क्लास में क्यों नहीं लेके आए, इकोनॉमी से अपग्रेड क्यों नहीं किया बिजनेस में, क्योंकि फिर आपका बिजनेस मारा जाता। आप खिलाड़ियों के लिए ताली बजा के स्वागत करते हैं, उसका भी मार्केटिंग करते हैं। ब्रॉन्ज किसने अर्ज किया, ब्रॉन्ज किसने कमाया, खिलाड़ियों ने कमाया। पसीना किसने बहाया, खिलाड़ियों ने बहाया। टिकट के पैसे भारत सरकार ने दिए, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने घर से लाए नहीं, ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। और ताली बजाने वाले कौन, बैठने वाले पैसेंजर। एक माइक पे बोलने का आपका कॉस्ट इतना हो गया कि आप वो वीडियो बता के बता रहे हैं कि आपने कितना काम किया। अब रेडी कर लेते
इतनी ही जरा बड़ा दिल दिखा देते। आपने चर्चा कर दी भाऊ, तो वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो वीडियो भी उनके पास मौजूद है, वो वीडियो भी दिखा दे। लेकिन कुछ और चीजें इसमें अब चर्चा में ले आते हैं। जब चर्चा को आपने अब इसका फलक बड़ा कर दिया, तो चर्चा में और भी बातें ले आते हैं। क्रिकेट टीम हिंदुस्तान की कभी भी भारत की कहीं से आती है टीम इंडिया, तो टीम इंडिया बिजनेस क्लास से नीचे कभी दिखी नहीं। ये देखिए सामने है वीडियो, अगर प्ले हो सकता है तो प्ले भी कर दे कंट्रोल। ये ग्रैंड वेलकम था। जो है बिजनेस क्लास में इनके लिए जगह नहीं है। और मैं बता दूं इसके आगे कि जब एयरपोर्ट पर ये टीम उतरती है, तो जो बस है, जो अभी क्रिकेट टीम जब आई थी, जो बस वहां लगी थी, दोनों बस की मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। वो बस और ये बस, दोनों बस में बहुत फर्क है। वो लग्जरी बस, ये सामान्य सी बस। और एयरपोर्ट पर लोगों की संख्या, अगर ये आईटी सेल वाले ही चले जाते कम से कम, जो इतना वायरल कर रहे हैं वीडियो, तो भी संख्या दिखती। वहां पर खिलाड़ियों के रिश्तेदार नातेदार जो पंजाब से हरियाणा से आए थे, वही ढोल नगाड़े लेकर के आए थे, वही ढोल नगाड़े बजा रहे थे, और वही नाच रहे थे, और खिलाड़ी नाच रहे थे। बाकी एयरपोर्ट पर उनका वेलकम करने वाला कोई नहीं था। क्रिकेट टीम लौटी थी तो मुंबई में रोड शो हुआ था, और वहां पर सरसों फेंकने की जगह नहीं थी। ये फर्क है। अब और बात, एक और चर्चा, क्योंकि जब हम लोग कहते हैं सिर्फ आलोचना करते हो, आज मैं तारीफ एक आदमी की करूंगा भाऊ। और सबक लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, सिर्फ मोदी नहीं, विपक्ष के जितने नेता उनके लिए भी, कि कभी मौका मिलेगा। मोदी जी अविनाशी हैं, लेकिन कभी न कभी तो मौका मिलेगा सबको राजपाट करने का। तो वो सबक लेंगे उस शख्स से, जिस हॉकी टीम पर वाहवाही ले रहे हैं। फोन मिलाए थे मोदी जी कि सरपंच जी तुमने कमाल कर दिया, हरमनप्रीत को, हॉकी टीम के कैप्टन को। उस हॉकी टीम को इस लायक किसने बनाया इस देश में? एकमात्र नाम है। उस आदमी के साथ भी धोखा किया इन लोगों ने। उस आदमी का नाम है नवीन पटनायक। इस देश में हॉकी को जिंदा रखने वाला, भाऊ मैं बता रहा हूं आपको, ये फैक्ट है। Yes. फिर आप पर आता हूं। 1995 में सहारा जो है हॉकी टीम का तारनहार बना, मतलब स्पॉन्सर बना, सारा खर्चा हॉकी टीम का उठाता था। क्रिकेट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हॉकी टीम का खर्चा उठाता था। 2017 से जब कमर टूट गई, तो 17 से 21 तक के लिए अनुबंध को जो है का एक्सटेंशन किया सहारा ने। लेकिन 18 आते आते बिल्कुल कमर टूट गई, वो हट गया, सहारा ग्रुप हट गया। हॉकी टीम, ये सब बिल्कुल सही होगा कि अनाथ हो गई। ट्रेवल करने के लिए अगर उसको दिल्ली से फरीदाबाद जाना हो तो नहीं व्यवस्था थी। इस कंडीशन में हॉकी टीम पहुंच गई। नवीन पटनायक ने 2017-18 से लेकर के और अब तक नवीन पटनायक ने पूरा हॉकी का, और हॉकी सिर्फ पुरुष टीम नहीं, पुरुष हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम, नेशनल टीम, उड़ीसा का मुख्यमंत्री, उड़ीसा की सरकार, उसने पूरे नेशनल हॉकी टीम को, मेंस और विमेंस दोनों को स्पॉन्सर किया। शायद 200 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रख दिया उनके रहने का, खाने का, ट्रेवलिंग का, पार्टिसिपेशन का। और इतना ही नहीं, उड़ीसा में 17 एस्ट्रोटर्फ बिछाने का, प्रैक्टिस कर सके एस्ट्रोटर्फ पे, और वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर पाए। एक समय था कि तीरंदाजी में और हॉकी में उड़ीसा से बहुत प्लेयर आते थे, और ये आदिवासी आंचल से है, आदिवासी आंचल से। तो उसने कम से कम अपना दायित्व किया, और ये सही कहा कि उस नवीन पटनायक को आज घर बिठा दिया है। और मुझे मतलब क्या नवीन पटनायक का रिवाइवल होगा, क्योंकि तबीयत भी उनकी बहुत खराब रहती है, मैंने सुना। और उनका जो राइट हैंड था, जो बाद में पता पड़ा कि उसी ने सब धोखा दिया है, वो शायद अब देश छोड़ के भी चला जाएगा, या गया है, उसके उस परिवार तो चला गया। उसने हजारों करोड़ रुपए का घपला किया, पैसे कमाए, और बाद में अश्विनी वैष्णव उनके बड़े अच्छे मित्र थे, आईएएस ऑफिसर था। पांड्यन की बात कर रहा हूं मैं। और पांड्यन ने वीआरएस किया, पार्टी ज्वाइन की, पार्टी जाने के बाद संन्यास लिया, और अब मैंने सुना कि वो विदेश चले गए। वो अपने पैसे के ऊपर वहां सेक रहा होगा। वो
भाड़ में जाए, ओडिशा सब हॉकी वॉकी सब, नवीन पटनायक की राजनीतिक हत्या हुई, ऐसा मैं मानता हूं वर्तमान में जो हुआ है नवीन पटनायक के साथ। आज ओडिशा का हर आदमी रो रहा होगा, लेकिन इन्हें स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए सबसे जो मजेदार स्पोर्ट्स है वो है सत्ता गिराओ सत्ता बनाओ, सत्ता गिराओ सरकार बनाओ, चुनाव लड़वाओ सरकार बनवाओ, मशीनों के साथ खेल करो सरकार बनवाओ, कभी धर्म बेचो राम बेचो सरकार बनवाओ, जगन्नाथपुरी का महाराज जगन्नाथ महाराज बेचो और वहां पे सरकार बनाओ। ये बेसिकली ट्रेडर है, ये व्यापारी है, ये अपने आप को सबसे बड़े सेवक कहते हैं। लेकिन आज ये एक में नहीं है, आज ओलंपिक की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का ये वक्तव्य है। जब रुपए की कीमत गिर रही थी और डॉलर ऊपर चढ़ रहा था, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही कहा था। जब पब्लिक एंटरप्राइजेस सरकारी उपक्रम लॉस में जा रहे थे, तब इन्होंने ऐसा ही कहा था कि सरकारी उपक्रम बेचते क्यों हो, उसको लॉस में तुम करवा रहे हो, प्रबंधन चाहिए, मेरे जैसा आदमी आए तो मैं प्रॉफिट में कर दूंगा। आज क्यों बेच रहे हैं? आज सबसे बड़ा प्रश्न ही आशीष, इनके सारे वक्तव्य, आज आपने ओलंपिक का है तो ओलंपिक का वक्तव्य निकाला, गिरते हुए रुपए का वक्तव्य उनका देख लो। मनमोहन सिंह से उम्र से ज्यादा रुपए की कीमत हो गई है। मैं होता तो बात अलग होती। ये एंटरप्राइजेस लोग जो सरकारी उपक्रम लॉस में जाते तभी इन्होंने ऐसा ही कहा, महंगाई पे इन्होंने ऐसा ही कहा, पानी के प्रबंधन पे उन्होंने ऐसा ही कहा, किसानों के पे उन्होंने ऐसा ही कहा। हर जगह ये कहते हैं कि मुझे आने दो, मुझे आने दो, मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। और जब ये आए 2014 में तो किस्मत बदल दी अडानी की, किस्मत बदल दी अंबानी की, किस्मत बदल दी गुजरात के ठेकेदारों की। क्योंकि आज भाजपा शासित राज्य में कहीं पे भी आप कोई काम करने जाओ, आपको एक गुजराती साथ में होना जरूरी है, नहीं तो आपको ठेका नहीं मिलता। ये क्यों होता है ऐसा? ये प्रधानमंत्री देश के हैं, काम गुजरात के लिए करते हैं। ये प्रधानमंत्री 144 करोड़ 143 करोड़ लोगों के हैं, लेकिन ये काम मात्र 2 अंबानी और अडानी के लिए करते हैं। और ये बार बार समझ में आ गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो नहीं था वो भी बोल के कि आपका मंगलसूत्र निकाल के उसको दे देंगे, लेकिन आज हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने फिर एक बार नंगा किया इनके अपने सगे को, तो उसमें शांति है। उसमें ये कहते हैं कि भारत विकसित हो रहा है, भारत विकास कर रहा है, इसलिए यूरोपियन देश और अमेरिकन लॉबी है उससे परेशान है, इसलिए अडानी के ऊपर हमले हो रहे हैं। अडानी पे ऊपर जब भी हमला होता है तो वो भारत देश पे हमला होता है। अडानी जब इस देश को लूटता है तो फिर अमेरिका को नहीं लूटता ना, लूटता तो मेरा देश ही है। ये अलग अलग नरेशन जो बनाते हैं, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये राजनेता नहीं, ये व्यापारी है। और व्यापारी जब होगा वो हमेशा दूसरे के माल को गलत कहेगा और हमेशा कहेगा मेरे पास आओगे तो मैं ये दूंगा। वो आपको आपकी दुकान पे तो ले आएगा, लेकिन डिलीवरी कभी नहीं करेगा, क्योंकि आप जो दुकान छोड़ के आए हो उतना भी माल इसके दुकान में नहीं है। ये वस्तुस्थिति है। इसीलिए हमें फिर रोना है, चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स हमेशा निग्लेक्टेड रहेगा। स्पोर्ट्स हमेशा चारागृह रहेगा। किसका? नेताओं का, फेडरेशन के अधिकारियों का। भ्रष्टाचार तक तो सीमित है, लेकिन हॉकी वालों ने बोल दिया कि भ्रष्टाचार ने हम तो व्यभिचार में भी आगे हैं। यदि इज्जतदार परिवार की लड़कियां यदि खेल कूद में आएगी तो उनको इज्जत देना ये हमारा काम है, उनकी इज्जत लूटना हमारा काम है। ये भी दिखा दिया है। तो गिरता हुआ राजनीति का स्तर, खेल के प्रति गिरती हुई जिम्मेदारी, फेडरेशनों में भ्रष्टाचार और व्यभिचारियों का बढ़ता हुआ प्रकोप, इन सब के चलते 6 मेडल आए। इसके लिए धन्यवाद दो, उन माता पिता को धन्यवाद दो, उन प्लेयर्स के माता पिता को, उनके रिश्तेदारों को, कि उनने अपना खून पसीना एक करके बच्चों को मेडल बनाने लायक किया। देश ने तो उनको किसी लायक नहीं छोड़ा। ये वस्तुस्थिति है।
चलिए खैर, अब तो जो भी हमारे विजेता हैं वो वाकई इस देश के विजेता हैं, उनका देश को स्वागत करना चाहिए। इसमें आखिर में फिर कह देता हूँ कि स्वागत करना चाहिए, जैसे हॉकी खिलाड़ियों नहीं, को हम बार बार पुरस्कार कहते हैं, आज का हमारा शो हमारे जो हीरोज है वापस आ रहे हैं, उनको सैल्यूट करता है। हाँ, और उनको डबल सैल्यूट इसलिए करता है कि ये मेडल उन्होंने अपने खुद के मेहनत पे लाए हैं। जहां उनकी मेहनत 40% होनी चाहिए और 60% सरकार का सहयोग, वह सरकार का सहयोग 5% भी नहीं है और 99% उनके अकेले की मेहनत है। इसलिए इस मेडल का क्रेडिट कोई लेता होगा तो उसको एक लपड़ मारिए, उसको बोलिए कि तेरी औकात नहीं है, तू मेडल का नाम भी मत ले मुंह से। हमें तो इतने शर्मसार होना चाहिए कि हम किस मेडल अरे उन्होंने लाया रे बाबा, उन्होंने लाया। हम सिर्फ ताली बजाने वाले हो गए, हम सिर्फ ताली बजाना जानते हैं। चलिए हम कम से मंदिर कम के लिए करोड़ों रुपए चंदा दे सकते हैं, हम्म, लेकिन अपने गांव में कोई खिलाड़ी बन रहा है तो उसको टिकट नहीं दे सकते, उसके लिए जूता नहीं खरीद सकते, और फिर कहते कि मेडल क्यों नहीं आया। मोदी जी के पास तो, सही कहा, वो वीडियो देखने के बाद तो लगता है कि मोदी जी के पास तो सारे गुर थे भाई, सब सारी खत्म। सारी बिल्कुल सब इलाज था उनके पास तो। हम्म, लेकिन पता पड़ा कि जैसा विकास क्या नाटक है, इस इलाज की भी नौटंकी थी। हाँ, विकास विकास होते होते विकास पैदा हुआ, बेचारा गोद में ही रहा, अब तक गोद से उतर नहीं पाया। वही हाल है। सेना बताया था कि सेना को लगा दो, ऐसे करोगे 5-7-10 तो ऐसे ही आ जाएंगे। मतलब इंसान के बोलने का भाव भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज देखिए आप लोग, ऐसे ही आ जाएंगे। उन बेचारे सैनिकों को भी लगा दिया कि मोदी जी का प्रचार करो, सेल्फी पॉइंट बनवा दिया। हाँ उन बताओ। सैनिकों को भी, उन सैनिकों को मेडल क्या जीतेंगे? एक नहीं, मेडल मुझे तो जीतने लगता है वाला। अभी एक नया सर्कुलर निकलेगा, हाँ, एक और निबंध प्रतियोगिता होगी। नरेंद्र मोदी जी के आने से ओलंपिक में भारत का बढ़ता हुआ स्तर हाँ, और दबदबा, इस पे आईआईटी और आईआईएम के लड़कों को लिखवाया जाएगा एक निबंध, जैसा उनके यहाँ तक। विदेशी योगदान पे जो आपने स्टोरी की थी अभी कल परसों। हाँ, चलिए यहाँ तक तो ठीक है भाऊ, कहीं ऐसा ना हो कि 2028 के ओलंपिक में जाने के लिए खिलाड़ियों को कहा जाए कि आप मोदी पर निबंध लिखिए, अगर आपका निबंध अच्छा हुआ तभी आप ओलंपिक में जाएंगे, अब बाकी बिल्कुल ट्रायल बिल्कुल सब बंद। बिल्कुल बिल्कुल खैर, बिल्कुल हो सकता है। वो मोदी है तो मुमकिन है भाई, ये मोदी भी है हो तो सकता है। मुमकिन है। खैर, इस कार्यक्रम के अंत में पूरे न्यूज लॉन्चर टीम की तरफ से, भाव की तरफ से, हमारी तरफ से, जितने पदक वीर हमारे हैं, योद्धा हैं, वो इस देश की नाज हैं, गर्व हैं, उन सबको सैल्यूट है। लेकिन मोदी जी को सैल्यूट करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, सिवाय इस बतौलेबाजी की जो अभी आपको हमने सुनवाया था। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वान खेड़े में। ऐसे ही थोड़े कड़वे सवाल होंगे और कठोर सवाल होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।